जय हिंद विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, कल आप लोगों ने सरफेस टेंशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लिया होगा। आज सरफेस टेंशन का हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। ये टेस्ट नंबर आपका 36 होगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल की एक बूंद। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान से समझिएगा, कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। जल की एक बूंद को, ठीक है, वाटर की एक ड्रॉप है, जल की एक बूंद है, इसको 27 छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है। मतलब जल की एक बड़ी बूंद को 27 छोटी छोटी बूंदों में इस तरीके से तोड़ा जाता है। 27 स्मॉलर ड्रॉप्स। तो कल हमने बताया था कि अगर एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है, और जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर सरफेस एनर्जी की बात करता है, पृष्ठीय ऊर्जा की अगर बात करता है, तो अगर ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बूंदें मिलकर, अगर छोटी छोटी बूंदें मिलकर, अब छोटी छोटी बूंदें बहुत सारी बूंदें हैं, इसका मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। और जब एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो सरफेस एरिया यहाँ पर क्या हो जाती, कम हो जाती है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले ज़्यादा था और पृष्ठीय क्षेत्रफल अब कम हो गया, तो सरफेस एरिया अगर कम हो गया है तो यहाँ पर सरफेस की एनर्जी कम हो जाती है। तो कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा, तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज करती है, पृष्ठीय ऊर्जा घटती है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब एक बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं तो सरफेस एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। जब छोटी छोटी बूंदें बड़ी बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूटता है तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ेगी, और सरफेस एरिया से क्या होगा, सरफेस एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये भी दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, एक बड़ी बूंद है, उसको 27 स्मॉलर ड्रॉप्स में ब्रेक किया जाता है। छोटी बूंद के भीतर एक्सेस प्रेशर, अधिक दाब बड़ी बूंद की अपेक्षा कितना होगा। मान लो बड़ी बूंद की रेडियस, जो बड़ी बूंद है इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, 2T/R होता है। अब जब हम इनको 27 छोटी छोटी बूंदों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर हो जाएगा 27 छोटी बूंदों का आयतन। 27 छोटी बूंदों का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन। अब एक बड़ी बूंद का आयतन कितना होगा, 4/3 गोले का आयतन। बूंद गोलाकार होती है, किसकी वजह से, पृष्ठ तनाव के कारण से। बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और एक छोटी ड्रॉप का आयतन कितना, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। लेकिन कितनी बूंदें हैं, 27। तो एक बड़ी बूंद का वॉल्यूम 27 छोटी बूंद के वॉल्यूम के इक्वल होगा। दोनों बराबर कर दो, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। कैपिटल आर क्यूब बराबर 27 आर क्यूब, कैपिटल आर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, तो 3R हो जाएगा स्मॉल आर। तो छोटी बूंद की जो रेडियस आएगी, ठीक है, स्मॉलर ड्रॉप की जो रेडियस आएगी कैपिटल R/3 हो जाएगी। इसका मतलब छोटी बूंद की त्रिज्या बड़ी बूंद की त्रिज्या की 1/3 हो गई, 1/3। अब एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अगर आर का मान R/3 हो गया, 1/3 हो गया, तो एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि छोटी बूंद की रेडियस आई कैपिटल R/3, बड़ी बूंद की रेडियस का 1/3, इसलिए एक्सेस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो अगर R 1/3 हो गया तो एक्सेस प्रेशर 3 गुना हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हाफ, दूसरा ऑप्शन है ट्वाइस, तीसरा 1/3, और चौथा है थ्राइस, 3 गुना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 मिलीमीटर व्यास, इसका मतलब यहां से रेडियस निकाल लो, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मिलीमीटर, मतलब 5/2 mm। रेडियस 5/2 mm मतलब 2.5 mm। नोट करते चलिएगा, 2.5 इंटू मिलीमीटर को मीटर में बदलो, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। रेडियस आ गया। सॉफ्ट बबल की बात किया गया है, साबुन का बुलबुला बताया जा रहा है। अंदर और बाहर के दाब में क्या अंतर है,
तो अंदर और बाहर के दाब में अंतर जो होता है उसे एक्सेस प्रेशर कहते हैं। बाहर जो प्रेशर होता है P होता है, और जो है साबुन के बुलबुले के अंदर जो प्रेशर होता है वो P प्लस डेल्टा P होता है। ये जो एडिशनल प्रेशर होता है इसे कहते हैं एक्सेस प्रेशर, इसे अधिक दाब कहते हैं। तो अधिक दाब डेल्टा P का जो फार्मूला होता है सॉफ्ट बबल के लिए 4T/R होता है। तो बच्चों यहाँ से जो एक्सेस प्रेशर डेल्टा P 4T/R, 4T का मान यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ पर 1.6, 4T 1.6/R, R कितना 2.5 इंटू 10⁻³ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 16 इंटू 4 64 हो जाएगा, 64/25 ऊपर जाएगा 1000 होगा, 1000 को 100 इंटू 10 कर सकते हैं, 25 चौके ये 100 हो जाएगा, 4 इंटू 10 40 इंटू 64। इसका मतलब जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो 40 इंटू 64। अब मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 0 4 चौक 16 के 6 1 4 छक 24 1 25 2560 एक्सेस प्रेशर है, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के घोल के सॉप का जो है कोई घोल है, ठीक है, दो बबल है, उनकी रेडियस का रेशियो दिया गया है। इसका मतलब R1/R2 बराबर 2/1, R1/R2 2/1 है, तो उनके भीतर अधिक दाब एक्सेस प्रेशर का रेशियो बताना है। डेल्टा P बराबर होता है 4T/R सॉफ्ट बबल के लिए। इसका मतलब डेल्टा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो क्या कह सकते हो डेल्टा P1/डेल्टा P2 बराबर हो जाएगा R2/R1। R1/R2 कितना है 2/1, ठीक है, तो R2/R1 कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब एक्सेस प्रेशर का जो रेशियो होगा 1/2 होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में बने साबुन के दो बुलबुलों के अंदर दाब क्रमशः 0.1 और 0.2 वायुमंडल हैं। इन बुलबुलों के आयतनों का अनुपात बताइए। तो क्या करोगे, डेल्टा P1 दिया गया है 0.01, डेल्टा P2 0.02, ठीक है। इनके वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा T = 4T/R। तो यहां से डेल्टा P1/डेल्टा P2 बराबर R2/R1, और यहां से डेल्टा P1 और डेल्टा P2 रखो 0.01/0.02, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 1/2 आ जाएगा। R2/R1 कितना 1/2, ठीक है, तो R1/R2 कितना हो जाएगा 2/1। अब वॉल्यूम जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। तो यहां से V1/V2 बराबर हो जाएगा R1/R2 का होल क्यूब, ठीक है। तो R1/R2 2/1 है, 2/1 का होल क्यूब, तो हो जाएगा 2/1 का होल क्यूब, 2 की घात 3 कितना 8/1। सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के भीतर बने वायु के बुलबुले। अब देखो एयर बबल इनसाइड वाटर, एक्सेस प्रेशर बताना है। तो डेल्टा P बराबर क्या होता है 2T/R होता है। सॉफ्ट बबल का सूत्र क्या बताया था 4T/R, ठीक है। जल के बुलबुले के अंदर अधिक दाब 2T/R। तो यहां पर अगर जल के भीतर एयर का बबल है तो 2T/R इसका भी होगा, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर बेसिक क्वेश्चंस हैं, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें। सबसे पहले आप समझिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल का मतलब होता है पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल अंतराण्विक बल कहलाता है। फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अंतराण्विक बल दो प्रकार का होता है, एक कोहेसिव फोर्स होता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स ससंजक बल, और दूसरा होता आधेसिव फोर्स असंजक बल। तो दो प्रकार का बल होता है, एक ससंजक और दूसरा असंजक। ये जो जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर जो कोहेसिव और अधेसिव फोर्स आ रहे हैं, ये दोनों का नेचर पूछा जाए कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, वैद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है। तो यहां पर अब हमको समझना है कि ससंजक बल क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है। ससंजक बल, ससंजक बल समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज डिफाइंड एज कोहेसिव फोर्स। जैसे जल और जल के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स, ये सेम पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल कोहेसिव फोर्स होता है। और अलग अलग भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उसे असंजक बल कहते हैं, उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे जल और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो असंजक बल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कोई द्रव किसी ठोस को कब भिगोता है, कब नहीं भिगोता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी सॉलिड ठोस की सतह को द्रव तभी भिगोता है जब, नोट करते रहिएगा, मतलब कोई भी लिक्विड सॉलिड के सरफेस को तभी वेट करेगा, तभी गीला करेगा जब एडहेसिव फोर्स यानी असंजक बल का मान ससंजक बल से ज़्यादा हो। असंजक बल का मान ससंजक बल से ज़्यादा हो। अगर जो है एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है तो वह लिक्विड सॉलिड को गीला करेगा, और अगर एडहेसिव फोर्स कम है, असंजक बल कम है और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, ससंजक बल ज़्यादा है, तो समझ जाना कि जो है वह द्रव ठोस को नहीं भिगो पाएगा। अब एक चीज़ और समझना, जैसे मान लो ये द्रव है, कंटेनर में कोई द्रव भरा है, सपोज दैट पानी। जब पानी की बात करते हैं, जब कांच के बर्तन में पानी को रखते हैं, वैसे पानी जो है कांच को भिगोता, ध्यान रखिएगा। जल यानी पानी कांच को भिगोता है। ठीक है, पानी कांच को भिगोता है, क्यों? क्योंकि असंजक बल का मान, पानी और कांच के बीच लगने वाले असंजक बल का मान पानी के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से जो पारा है, मरकरी, पारा कांच को नहीं भिगोता है, पारा कांच को नहीं भिगोता, क्यों? क्योंकि पारे और कांच के बीच लगने वाला जो असंजक बल है वो कम रहता है, और पारे के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला ससंजक बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कांच का बर्तन है, ये भी कांच का बर्तन है। ठीक है, मान लो इसमें पानी डाल रहे हैं, तो पानी को जब डालते हैं तो पानी के ऊपरी सतह की जो आकृति होती है, शेप, वो इस तरीके से हो जाती है। और अगर ये कांच के बर्तन में मरकरी डालते हैं तो मरकरी के टॉप सरफेस की जो आकृति होती है वो ऐसे हो जाती है। ठीक है, इस आकृति को बोलते हैं कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल, इसको कहते हैं उत्तल। ये मरकरी है, मान लो पारा है, पारा कांच को नहीं भिगोता, तो यहाँ पर ये जो आकृति देख रहे हो कैसी है, उत्तल है। यहाँ पर ये कैसी है, ये कॉनकेव है। कॉनकेव का मतलब होता है, कॉनकेव का मतलब जो है अवतल है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ध्यान से, ये ठोस है, ये बर्तन है, ठोस है। ठोस और द्रव का ये कांटेक्ट पॉइंट है, ठोस और द्रव का ये कांटेक्ट पॉइंट है। यहाँ से ठोस की सतह पर अंदर की ओर खींची गई टेंजेंट, ठोस की सतह पर अंदर की ओर खींची गई टेंजेंट, और उसी पॉइंट से द्रव की सतह पर खींची गई टेंजेंट स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है, इसी कोण को कहते हैं एंगल थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसे कहते हैं स्पर्श कोण। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ठोस और द्रव का कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ से ठोस की सतह पर अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा, उसी पॉइंट से द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है, इसे एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थीटा 90 अंश से ज़्यादा दिख रहा है, मतलब अधिक कोण दिख रहा है। यहाँ पर थीटा का मान 90 अंश से कम, न्यून कोण, एक्यूट एंगल दिख रहा। ठीक है, तो ये जो आकृति देख रहे हो, द्रव के मुक्त सतह की जो आकृति होती है उसे कहते हैं लिक्विड मेनिस्कस, उसके कहते हैं लिक्विड
मेनिस्कस, उसे कहते हैं लिक्विड मेनिस्कस। ठीक है, चंद्र तल की आकृति या उसे नवचंद्रक की आकृति कहते हैं। शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस का मतलब क्या है? चंद्र तल की आकृति या द्रव के मुक्त सतह की आकृति या नवचंद्रक की आकृति। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर जो है बात किया जाए कि पारे का मेनिस्कस कैसा होता है, पारे का मेनिस्कस कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। अगर जल का पूछा जाए, जल का मेनिस्कस कैसा होता है, जल का मेनिस्कस कैसा होता है, तो आप कहेंगे कॉनकेव होता है, अवतल होता है। जो द्रव ठोस को भिगोते हैं उनके लिए लिक्विड मेनिस्कस जो है अवतल होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा 90 अंश से कम एक्यूट एंगल होता है। जो द्रव ठोस को नहीं भिगोते हैं उनके लिए नवचंद्रक की आकृति उत्तल होती है, कॉन्वेक्स होती है। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा यानी ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो कोई बर्तन है, उस बर्तन में अगर चंद्रतल की आकृति समतल है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से एक टेंजेंट अंदर की ओर, एक टेंजेंट ऐसे, इनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। तो अगर ये समतल है तो स्पर्श कोण कितना होगा? 90 अंश। जैसे चांदी के बर्तन में अगर शुद्ध जल हो, प्योर वाटर, तो क्या होगा? लिक्विड मेनिस्कस कैसा होगा? प्लेन का मतलब समतल। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें और ध्यान रखना है, जैसे शुद्ध जल कांच युग्म के लिए स्पर्श कोण थीटा का मान 0 अंश लगभग होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिक्विड मेनिस्कस पूछ लिया जाता है, यहीं पर शुद्ध जल कांच के लिए लिक्विड मेनिस्कस जो होता है कैसा होता है, तो आप कहेंगे हेमीस्फेरिकल, अर्धगोलीय। नोट कर लीजिए, हेमीस्फेरिकल, अर्धगोलीय होता है। और सामान्य जल, अगर आपसे कहा जाए नॉर्मल वाटर, सामान्य जल कांच के लिए स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट, सामान्य जल कांच के लिए स्पर्श कोण लगभग 8 अंश होता है। और नवचंद्रक की आकृति लिक्विड मेनिस्कस पूछा जाए तो अवतल होती है। कितनी होती है? क्या होती है? कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, नोट कर लेना। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर थीटा बराबर 0 है तो शुद्ध जल समझ लेना, थीटा बराबर लगभग 8 अंश है तो नॉर्मल वाटर कांच के लिए होता है। ऐसे पारे के लिए, पारा कांच युग्म के लिए, पारा कांच युग्म, ठीक है, अगर पारे कांच का युग्म है तो इसके लिए 138 अंश होता है। कभी कभी ऑप्शन में 138 ना दे करके 135 अंश दिया गया होता तो 135 टिक करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में 135 अंश 138 अंश तो 138 अंश आपका ऑप्शन में टिक किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने क्लियर कर दिया। एक द्रव किसी ठोस के पृष्ठ को नहीं भिगोता, इसका मतलब अगर नहीं भिगोता है तो इसका मतलब आधेसिव फोर्स जो आसंजक बल है वो कम है और ससंजक बल क्या होगा? ज़्यादा। अगर ऐसा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? नहीं भिगो रहा, इसका मतलब थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, कभी कभी कहा जाता है ताप बढ़ाने पर स्पर्श कोण, बहुत बार पूछा जा चुका है। ताप बढ़ाने पर स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ताप बढ़ाने पर स्पर्श कोण का मान बढ़ता है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। और पृष्ठ तनाव वाला जो सवाल बताया था, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, ताप इंक्रीज करने पर पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है, पृष्ठ तनाव घटता, डिक्रीज करता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्पर्श कोण 0 अंश हो, इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0 डिग्री, तो द्रव के नवचंद्रक मतलब लिक्विड के मेनिस्कस क्या होगा? तो कैसा होगा? पहला प्लेन, दूसरा पैराबोलिक, तीसरा सिलेंड्रिकल, चौथा हेमीस्फेरिकल।
तो क्या होगा, ये आपका डी होगा। ये किसके लिए होता है, प्योर वाटर ग्लास पेयर के लिए होता है। इसी तरीके से अगला है, यदि स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री हो, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री हो, तो द्रव के नवचंद्रक की आकृति कैसी होगी। पहला प्लेन, दूसरा पैराबोलिक, तीसरा सिलेंड्रिकल, चौथा हेमिस्फेरिकल। तो कैसा होगा, प्लेन। प्लेन का मतलब समतल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल व कांच के बीच, देखो सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, सारे क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। शुद्ध जल व कांच के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता, 0 डिग्री। नॉर्मल वाटर ग्लास पेयर होता तो लगभग 8 अंश होता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, यहां पर देखिएगा, एक केस नली को द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोया जाता है, एक को कोई कैपिलरी ट्यूब है उसको जो है वर्टिकली जो है लिक्विड में डुबोया जाता है। यदि नली के अंदर तथा बाहर द्रव का तल समान हो तो स्पर्श कोण का मान कितना होगा। तो सीधी सी बात है, अगर बाहर का तल और अंदर का तल सेम है, प्लेन दोनों के सेम है, तो इसका मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस है, इसका मतलब समतल है ऊपर की नवचंद्रक की आकृति। तो कैसा होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, 90 डिग्री। पहला ऑप्शन 0, दूसरा 90, तीसरा जो है एक्यूट एंगल, चौथा ऑप्शन ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई बर्तन है, इसमें द्रव भरा हुआ है। जब किसी द्रव में कोई नली डुबोते हैं तो या तो द्रव उस नली में ऊपर चढ़ता है, या तो जो है वह द्रव नली में नीचे उतर जाता है। इस घटना को कैपिलारिटी कहते हैं। यहाँ पर देखो बगल वाले तल की तुलना में इसमें ऊपर चढ़ गया है, यहाँ पर देखो इस बर्तन में बगल वाले तल की तुलना में नीचे आ गया है। ठीक है, तो होता क्या है कि द्रव या तो ऊपर चढ़ता है या तो द्रव फॉल करता है। राइज या फॉल करने को क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं केशिकात्व। इसे कैपिलारिटी कहते हैं, इसे केशिकात्व बोला जाता है। ठीक है, और ऐसी नली को कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, केस नली। केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई का फॉर्मूला याद रखिएगा। कैपिलरी ट्यूब में कितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ता है, H बराबर होता है 2T cos थीटा अपान R रो G होता है। H का मतलब कितनी हाइट तक लिक्विड उसमें चढ़ रहा है, T सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव, थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, R मतलब रेडियस होता है नली की त्रिज्या, रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड द्रव का घनत्व, G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि H जो केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई का फॉर्मूला है, केस नली की त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। त्रिज्या ज़्यादा होगी, रेडियस ज़्यादा, डायमीटर ज़्यादा, तो कम ऊंचाई तक चढ़ेगा। रेडियस अगर कम होगी तो ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो H इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। H इंटू आर बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर नली की त्रिज्या जो है कम है या R का मान कम है तो ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा, और अगर ये रेडियस ज़्यादा है तो कम ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो देखिएगा सवाल को, अलग अलग व्यास की कांच की केस नलियाँ जल में डुबोई जाती हैं। जल की स्तंभ की ऊंचाई H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये जूरिन का नियम भी कहलाता है। जूरिन का नियम, जूरिन लॉ कहलाता है। तो पतली नली में अधिक चढ़ेगा, अगर नली पतली होगी तो R का मान कम होगा, तो H का मान ज़्यादा होगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, इसका कारण क्या है। एक कैपिलारिटी का उदाहरण है केशिकात्व, लेकिन केशिकात्व का कारण पूछा जाए क्या है, केशिकात्व का कारण, केशिकात्व का कारण काज ऑफ कैपिलारिटी पूछा जाए, पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव की वजह से कैपिलारिटी होता है। कभी कभी ऑप्शन में कैपिलारिटी नहीं दिया गया होता, सरफेस टेंशन दिया गया होता है। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं, डिफ्यूजन लिखा है। ये देखो यहाँ पर सी ऑप्शन को पढ़िएगा, सीधे सीधे सी ऑप्शन की ओर जाइए। कैपिलारिटी तो लिखा नहीं किसी ऑप्शन में, तो सरफेस टेंशन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृथ्वी के अंदर से पौधों की जड़ों से होता हुआ ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मेन कारण क्या होता है, कैपिलारिटी, केशिकात्व। ये ऑप्शन बी सही होगा, कैपिलारिटी। ठीक है, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है कैपिलारिटी, तीसरा है विस्कोसिटी ऑफ वाटर, चौथा है वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो आपका कैपिलारिटी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक केस नली में जल 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि नली की त्रिज्या घटाकर आधी की जाए,
देखो पहले 8 सेंटीमीटर तक जा रहा था, अब त्रिज्या आधी कर दी गई, आर आधा। अगर आर आधा तो एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आर को आधा करेंगे तो कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना मतलब 8 दूना 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इस तरीके से बच्चों हमने आप लोगों को जो है पृष्ठ तनाव के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो सारे हमने करा दिए हैं, और भी जो बचे होंगे उनको भी आप लोगों तक देने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण सूचना है, जैसा कि हमने जो है फेसबुक पेज पर भी अपडेट कर दिया है, टेलीग्राम चैनल पर भी हमने डाल दिया है। आज जो है आप लोगों को शाम को 6 बजे से जितने टाइम तक भी क्लास चले, 6 बजे से स्टार्ट होगी, लाइव क्लास जो है चलेगी। टॉपिक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता में क्योंकि विजुलाइज ज़्यादा करना होता है, सोचना ज़्यादा होता है, टर्मिनोलॉजी के एक दूसरे से जोड़ना होता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले जो है शाम को पूरी तरीके से उसको पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इलास्टिसिटी क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, उस लिंक को, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की उपस्थिति होने के बाद हमें बहुत खुशी महसूस होगी। इसलिए बच्चों एक काम जरूर करें, अभी समय है, ठीक है, 6 बजे से क्लास होगी आज। आप लोग सभी लोग खूब शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित रहें, और ज़्यादा बच्चे उपस्थित रहेंगे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, पढ़ाने का तरीका भी बदल जाता है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम आपका ज़रूर होगा, आप निराश ना होइए, मेहनत करते रहिए, जी जान लगा दीजिए, ठीक है। अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखिए, क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे समय पढ़ लेंगे वही सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि 90% स्टूडेंट जो है बिल्कुल जो है निराश हो चुके हैं और वो बैठ गए हैं, बिल्कुल पढ़ना लिखना बंद कर दिए हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे संपर्क में, हम उनको यही बताना चाहेंगे, आप सभी लोग कंटिन्यूटी को बनाए रखिएगा, एग्जाम आपका जरूर होगा, आप जरूर सफल होंगे, ये मेरा वादा है बच्चों। आप शाम को सभी लोग जरूर उपस्थित रहिएगा इलास्टिसिटी की क्लास के लिए। मिलते हैं बच्चों शाम को 6 बजे। धन्यवाद।